बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के रंग दोस्तों के संग इस प्रोग्राम की एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ नबात और मेरे साथ आज मेरी दोस्त मौजूद हैं हुमा अली। हुमा यूके में बहुत अरसे से मुकीम हैं और यहाँ की ज़िंदगी के बारे में हम और यहाँ की ज़िंदगी के रंगों के बारे में उनसे कुछ बात करेंगे। अपने मौजू के हवाले से भी उनसे ज़रूर बात करेंगे। आपको याद होगा कि हमारे प्रोग्राम का इस वक्त जो मौजू चल रहा है वो है तवील रफ़ाक़त के बाद जो ब्रेकअप हो रहे हैं ज़िंदगी में, वो क्यों हो रहे हैं, और इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल लाइट मूड में और मस्बत अंदाज में। हुमा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आपको मैंने रात के काफ़ी आखिरी पहर तो नहीं कहना चाहिए, रात का तो ये पहला पहर है, लेकिन मैंने आपको तकलीफ़ दी इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि हम दोनों इसी वक्त फ़ारिग हैं, तो इस वक्त हम बैठ के हमें गपशप भी करनी चाहिए और थोड़ा-सा अपने सुनने वालों के लिए कुछ बातचीत रिकॉर्ड भी करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अच्छा, तो हुमा ये बताइए कि आपने पाकिस्तान से यूके में आने के बाद क्या डिफ़रेंस फ़ील किया अपनी ज़िंदगी में? और आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी और माशरा दोनों के हवाले से मग़रिब और मशरिक़ में क्या फ़र्क है? जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ अगर हम यहाँ के इंग्लैंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ज़िंदगी मुश्किल है और आसान भी है। मुश्किल इसलिए है कि आपके पास फैमिली की सपोर्ट नहीं होती है, क्योंकि आप शादी करके आए होते हैं, ज़ाहिर है फैमिली को पीछे छोड़ के आए होते हैं। आसान इसलिए है कि इस माशरे में रहते हुए आपको काफ़ी मदद मिल जाती है एज ए सिंगल मदर और सिंगल पेरेंट। तो इस अच्छा, हवाले पहले से तो मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ हुमा, लेकिन मैं ये बताती जाऊँ कि मेरे साथ आप नज़र क्यों नहीं आ रही हैं, क्योंकि देखने वाले जो है वो ज़रूर महसूस कर रहे होंगे कि मेरी तस्वीर तो स्क्रीन पर मौजूद है, लेकिन आप स्क्रीन पर मौजूद नहीं हैं। तो इसकी वजह ये है कि हुमा इस वक़्त साथ-साथ शायद कुछ काम भी कर रही हैं और वो चाह रही हैं कि जब हम अगली दफ़ा किसी प्रोग्राम में शामिल हों, तो फिर वो अपनी बमा तस्वीर के हमारे साथ शामिल होंगी, लेकिन इस वक़्त हम सिर्फ़ उनकी इंशाल्लाह, आवाज़ सुन सकते हैं और आवाज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह। जी हुमा, कैरी ऑन। आपने जो हाँ, बात की, मैं उसी से एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आपको क्या लगा कि पाकिस्तान से आने के बाद यहाँ पर अपने एक बिल्कुल नए माहौल में, नए लोगों के साथ रहते हुए ज़िंदगी का आगाज़ करने में कैसा महसूस कर सकती है कोई भी लड़की? मतलब मुझे ज़रूरी नहीं कि आप अपनी ज़ात के हवाले से बात करें, बल्कि जस्ट जनरल कि जब लड़कियाँ आती हैं एक दूसरी सोसाइटी से, पाकिस्तान से शादी करके यहाँ पर यूके में, तो किस तरीके से उनको एडजस्ट करना पड़ता है और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? नबाहत अगर मैं बात करूँ अब के दौर की, इस वक़्त जिस वक़्त से हम गुज़र हैं, तो एज़ सच कोई इतना फ़र्क नहीं है, इतनी मुश्किलात नहीं है, अनलेस के आप जिस घर में शादी करके दाखिल हो रहे हैं, वहाँ पे मुश्किलात पैदा कर दी जाएँ। अदरवाइज़ पाकिस्तान माशाल्लाह बच्चे-बच्चियाँ काफ़ी पढ़े लिखे हैं और इस ज़माने में जब वो शादी करके आते हैं तो उनको कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता है यहाँ आने के बाद, अनलेस के देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ 2 फैमिलीज़ फाइनेंशियली। अगर तो बच्ची या बच्चा लोअर तबके से आ रहे हैं और यहाँ पे आके उनको फैसिलिटीज़ नज़र आती हैं, चीज़ें नज़र आती हैं, अपॉर्च्युनिटी नज़र आती हैं, घर का माहौल अच्छा मिलता है तो वो फ्लरिश करते हैं। और अगर डज़न्ट मैटर कि आप किसी अच्छी वेल ऑफ फैमिली से भी पाकिस्तान में पले बढ़े हैं और यहाँ पे आते हैं, आप ऐसी फैमिली में दाखिल होते हैं जो कि आपको वेलकम नहीं करते जिस तरह से उनको करना चाहिए, तो ज़ाहिर है मुश्किलात तो घर से ही शुरू हो जाती हैं और उनको फेस करते-करते
काफ़ी उम्र गुजर जाती है और उस फिर उम्र के आखिरी हिस्से में जब आप सेटल होते हैं तो आपको फील होता है कि आपने कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी। तो लेकिन अगर खुशकिस्मती से अच्छी फैमिली मिल जाए तो फिर घर में भी अपॉर्चुनिटी है और ज़ाहिर है बाहर भी आप यू विल बी लीडिंग अ सक्सेसफुल लाइफ। तो आपकी बात से जो 2 पॉइंट्स मेरे ज़हन में आए हैं वो ये कि पहली बात तो ये कि मुआशरे का इतना फ़र्क नहीं है जितना ख़ानदानी निज़ाम का फ़र्क है। जी। क्योंकि हमारे यहाँ ख़ानदानी निज़ाम जो है वो तकरीबन यूके में या किसी भी मग़रबी मुल्क में जाने के बाद भी शायद नहीं बदलता और हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि जो बच्ची हमारे घर में आएगी शायद वो उसी तरीके से एडजस्ट करेगी जिस तरीके से एक बंद मुआशरे में करती है, लेकिन यहाँ आकर जब बच्चियों की कर सकते हैं तो फिर ज़रा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सेकंडली आपने जो बात की है कि जब वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जो बच्चियाँ ब्याह के आती हैं यहाँ पे और यंग एज में आती हैं, उनको पता चलता है कि उनके राइट्स क्या हैं और वो किस तरीके से उनको दबाया जा रहा है, तो वो भी एक उनके लिए रिएक्शन देने का सबब बनता है और फिर वो ज़्यादा बेशक तवील शादी का वक़्त गुज़ार चुकी हों और तवील रफ़ाक़त गुज़ारने के बाद भी समझ में यही आता है कि नहीं अब ये जो ज़्यादती हमारे साथ हो चुकी है, अब हमें उसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं करना। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात आप मुझे ये बताइए क्योंकि इस माशरे में रहते हुए हम अपने बच्चों को अपने मज़हब के हवाले से, अपने माशरती इक़दार के हवाले से भी किस तरीके से उनको गाइड कर सकते हैं? और क्या आपको लगता है कि ये फ़र्क है बहुत सी माशरती इक़दार को तोड़ने में और ख़राब होने में उसकी एक वजह ये भी है कि हम बता नहीं पाते अपने बच्चों को शायद कि हमारी असल इक़दार क्या हैं और हमारी नबाहत ये बात ये है कि हम बेशक दुनिया के हम किसी भी हिस्से में हैं, लेकिन अगर आप यहाँ इंग्लैंड की बात करती हैं तो एज ए फैमिली हमारा काम है कि एज ए पेरेंट्स हमारा काम है बल्कि कि बच्चों के साथ शुरू से ही बच्चों के साथ हमारी रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हम उनको अपनी चीज़ों के अपने कल्चर के बारे में अपने रिलीजन के बारे में अच्छी तरह एक्सप्लेन करें उनको कि व्हाट इट इज़ ये क्या है रादर देन कि जस्ट उनके ऊपर इम्पोज कर दें और एक्सपेक्ट करें कि वो उसको फॉलो करें। लेकिन यहाँ ये से तो हुआ चीज़ें हर जगह होना चाहिए। मुझे लगता है कि ना सिर्फ़ ये कि आपको यूके में या कहीं पे भी आप कहीं किसी भी गैर मुल्क में रह रहे हैं, किसी भी मग़रबी माशरे में रह रही हैं, ये पाकिस्तान में भी और उन सोसाइटीज़ में भी जहाँ पे बच्चे सिर्फ़ अब हम अंग्रेज़ी स्कूलों में उनको भेजते हैं या उनको मग़रबी तालीम दिलवाना चाहते हैं, वहाँ पे वो अपनी जो ज़िंदगी की हकीकत है उनसे दूर होते जाते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि हर माशरे की ज़रूरत है। मैं वो इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल इसलिए है कि यहाँ पे बच्चों को 2 कल्चर को फेस करना पड़ता है। घर के अंदर एक डिफरेंट कल्चर होता है और घर के दरवाजे के बाहर एक दूसरा कल्चर होता है। एटलीस्ट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कल्चर तो एटलीस्ट घर और बाहर एक ही है ना। तो वो बच्चे जो हैं वो अपने आप को घर के अंदर उनको फॉलो करना पड़ता है पेरेंट्स को और बाहर जाके उनको फॉलो करना पड़ता है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट को। तो उसमें उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उनको पता नहीं चलता कि हमने किसको ज़्यादा खुश करना है, पेरेंट्स को खुश करना है या बाहर की सोसाइटी को ज़्यादा खुश करना है। और उसमें ज़्यादा फिर मुश्किल बच्चे जो हैं उनको और आउटकम जो है वो डिज़ास्टर होता है। तो सही, इसलिए हम बिल्कुल दुरुस्त। बैलेंस राइट। रखने अब के लिए जी, हुमा हमारे जो आजकल जिस मौज़ू को मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, वो है कि एक तवील रफ़ाक़त के बाद टूटते हुए रिश्ते। तो आप अपनी टेक क्या देना चाहेंगी इस पे कि क्या ख़्याल है आपका कि ऐसा क्यों होता है? किस चीज़ की कमी रह जाती है और उसका माशरे पे फिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बेशक कि बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, रिश्ते अपनी तकमील को पहुँच चुके होते हैं, लेकिन क्या इस तरह रिश्ते टूट जाने से माशरे के बिगाड़ में इज़ाफ़ा हो रहा है या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है?
मेरे ख्याल नबात हम लोगों ने इस बात पे आई मीन वी वर डिस्कसिंग दिस अर्लियर ऑन। रफ़ाकत इसलिए मैं इसको नहीं कहूँगी क्योंकि अगर रफ़ाकत होती तो रिश्ता ना टूटता। लेकिन ये है कि हम लोग एज़ ए हस्बैंड एंड वाइफ एक-दूसरे के ऊपर कोई काम नहीं करते हैं। काम का मतलब ये है, हम समझते हैं कि हमने शादी कर ली है, ऑटोमैटिकली हम लोग बस एक-दूसरे के लिए हमेशा से ऐसे ही रहेंगे। हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम इंसान पहले हैं, फिर हस्बैंड एंड वाइफ हैं और लोग ओवर द टाइम चेंज होते हैं। और अगर आप एक-दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगे, एक-दूसरे की का एहसास नहीं करेंगे, वक़्त के साथ-साथ एक-दूसरे की चेंजिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर एक टाइम ऐसा होता है कि उसमें फिर टाइम, वक़्त, उम्र कुछ मैटर नहीं करता क्योंकि यू आर ग्रोन अपार्ट। आप एक कंप्लीटली चेंज पीपल लोग हो जाते हो, एक-दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हो जाते हो। तो उसका बेस्ट वे यही नज़र आता है कि अगर हम एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे, एक-दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे, तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि कुछ जी। लोग शायद कब्र तक इस रिश्ते को ले जाए, पर कई दफ़ा जब इस रिश्ते ने टूटना होता है, तो उसमें फिर कोई ना कोई छो छो एक कहीं मैंने पढ़ा था कि कि घर टूट गया, छोटी-सी बात पे घर टूट गया। लेकिन उस छोटी-सी बात के पीछे बड़ी उम्र जो गुज़री होती है और उसमें जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, उनको कोई नहीं जानता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात हुमा आपने कही है और मेरे ख़्याल में इसी नोट पे हम बात को अपने ख़त्म करेंगे कि छोटी-छोटी बातों पे जब एक घर टूट जाता है तो वो पीछे जो बड़ी-बड़ी बातें हुई भी होती हैं वो शायद कोई कोई भी उन पे तवज्जो नहीं देता। तो जब वो बड़ी-बड़ी बातें हो रही होती हैं तो हम ये सोच नहीं रहे होते कि ये बाद में कितना बड़ा डिज़ास्टर बन जाएँगी। तो कोशिश कीजिए कि अपने घर में वो छोटी-छोटी बातें और वो जो तकलीफ़ दे लम्हात हैं उनसे गुरेज़ करें। हुमा आपके टाइम का बहुत शुक्रिया और हम इस तरह के मौज़ूआत पर आपसे फिर भी बात करते रहेंगे और आपका टाइम लेते रहेंगे और आखिर में मैं यही कहूँगी कि कमेंट्स में आप हमें ज़रूर लिखिएगा कि आपको आपकी क्या राय है इस मौज़ू पे क्योंकि यही तरीका बनेगा हमारी बहस को आगे बढ़ाने में मदद करने का। तो मैं तवक्को करूँगी कि आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देंगे। थैंक यू। अल्लाह बहुत-बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। थैंक यू हुमा।